नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी आपका कंपनी अकाउंट्स वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें ऑलरेडी आपकी 5 वीडियो 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा आपका यानी रिडम्पशन एंड बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक प्रोविजंस है, जो भी कंडीशंस है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो बहुत ही अवेटेड वैकेंसी है, बहुत ही बहुप्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा 2026 जूनियर अकाउंटेंट है जेवीएनएल की, वो जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। यानी पहले ये 10-12 जुलाई तक प्रपोज थी कि 10-12 जुलाई तक आपका एग्जाम का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि शॉर्ट विज्ञापन आपका 24 जून 2026 को जारी किया जा चुका था और आपका एग्जाम पहले अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित था। तो अब आपको किसी प्रकार से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और एग्जाम अभी आपका अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो टाइम प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। तो इस समय में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विज्ञापन है जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। सॉरी, जल्दी आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 5-7 दिन में कुछ टेक्निकल इश्यू है, कुछ प्रशासनिक कारण है, उनका समाधान किया जा रहा है। ठीक है। तो जल्दी समाधान होने के बाद में आपका 5-7 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका आपके अक्टूबर में नहीं लगेगा, या लास्ट नवंबर या दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आपके पास में काफ़ी टाइमिंग मिल जाएगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि इसके बारे में आप सभी पता है कि मेरे द्वारा यानी वामिका एकेडमी चैनल के माध्यम से आपका जेवीएनएल का जो पार्ट है कॉमर्स वाला, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, उसमें जिसमें आपसे 1 रुपये का चार्ज वसूल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। यानी सब कुछ फ्री रहेगा। पीडीएफ फ्री रहेगी, एमसीक्यूज फ्री रहेंगे, नोट्स फ्री रहेंगे, सभी क्लासेस फ्री मिलेगी आपको। यानी आपको 1 रुपये भी देने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपकी 110 प्लस क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, छठी सब्जेक्ट आपकी अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रही है और इनकम टैक्स भी पेंडिंग है। तो 5-6 प्लेलिस्ट मैंने वामिका अकेडमी पर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जो भी सब्जेक्ट है उस नाम से बना रखी है। तो वहाँ जाना आप लोग, तो वहाँ पे आपको सभी एक जो भी ऑलरेडी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं मिल जाएंगी। और जिस साथी को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करता हूँ। तो वहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो फाइल में जाना, फाइल में आपको सभी जो पीडीएफ है, नोट्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सबको आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका अधिमान अंशों का शोधन एवं पुनर्खरीद के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बाईबैक के बारे में बात करेंगे। तो अब पहले तो ये देखते हैं कि शोधन क्या होता है, यानी रिडेम्पशन क्या होता है, शोधन क्या होता है और बाईबैक क्या होता है। ठीक है। तो इसका पहले बेसिकली हम बात करते हैं। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों का शोधन किया जाता है। तो इनको एक निश्चित वर्षों के पश्चात में इनका पैसा जो शेयर होल्डर्स अंशधारी है, उनको कंपनी द्वारा लौटाना होता है, जो सामान्यतः 20 वर्ष के पश्चात में कंपनी इन अंशों का शोधन कर देती है। ठीक है। तो उसी को एक तरीके से शोधन कहा जाता है। और बाईबैक के बारे में बात करें तो कंपनी अपने ही अंशों को किसी अन्य अंशधारी से अपने ही अंशों को अगर परचेज कर लेती है तो उसी को बाईबैक कहा जाता है। अब इसका पहले तो शोधन के बारे में बात करेंगे, फिर बाईबैक के बारे में बात करेंगे और फिर प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। किसका पहले शोधन का देखेंगे। तो अधिमान अंशों के शोधन से तात्पर्य इन अंशों के धारकों को यानी शेयर होल्डर्स को उनके अंशों की राशि चुकाने या लौटाने से है। जैसे कोई अंशधारी है जिसके बाद में मान के चलो 1000 अंश था, एक अंश 10 रुपये का था, तो 10,000 रुपया हो गया। ठीक है। अब 10,000 रुपया यानी लगभग जो 20 वर्ष होती है रिडम्पशन की अवधि, तो 20 वर्ष बाद में कंपनी द्वारा इस अंशधारी को 10,000 रुपया लौटाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंशों द्वारा सीमित कंपनी, किसके द्वारा? अंशों द्वारा सीमित कंपनी, पीछे ध्यान रखना है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है। अगर अंतर नियमों में अगर व्यवस्था कर रखी है तो यहाँ पे अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है। ऐसे अधिमान अंश जिनकी राशि कंपनी अपने जीवन काल में वापस करने का अधिकार रखती है सौदे अधिमान अंश कहलाते हैं। कौन ये अधिमान अंश कौन से कहलाते हैं? रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। कोई भी कंपनी असौदे अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। यानी अगर जो सौदे अधिमान अंश अंतर नियमों में उनकी व्यवस्था कर रखी है तभी कंपनी अधिमान अंशों का शोधन कर सकती है। और जो असौदे अधिमान अंश है कंपनी लॉ में यानी अंतर नियमों में
उसका उल्लेख कर रखा है कि ये जो अमुक अंश है वो अशुद्ध है, तो कंपनी कभी भी इनका शोधन अपने जीवन काल में नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, यानी अधिमान अंशों का नया निर्गमन क्या है, यानी अधिमान अंशों का नया निर्गमन इनके निर्गमन की तिथि से अधिकतम 20 वर्ष की अवधि में शोधनीय हो जाना चाहिए। यानी इसे कहने का तात्पर्य यह है कि अधिमान अंशों का नया निर्गमन इनके निर्गमन की तिथि से अधिकतम 20 वर्ष की अवधि में शोधनीय हो जाना चाहिए। यानी इन अंशों को 20 वर्षों में, यानी ड्यूरिंग 20 ईयर्स में इनका पेमेंट लौटा देना चाहिए। किनको, अंशधारियों को। अब शोधन के कौन कौन से रूल्स है वो देखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से आपको देखना है। इस प्रकार के प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, पूरी अकाउंटिंग इसी के बेसिस पे चलेगी। तो एक कंपनी अपने अधिमान अंशों का शोधन तभी कर सकती है जबकि वे पूर्ण प्रदत्त हो। यानी अधिमान अंशों का शोधन कब किया जा सकता है किसी कंपनी द्वारा, अगर वो फुली पेड अप है। फुली पेड अप का मतलब यह है जो भी उन अंशों पर बकाया मांग है, जैसे आपका अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, सेकंड या थर्ड या फाइनल कॉल हो गया, जो भी है, जो भी कॉल्स है, अगर वो अंशधारी ने चुका दी है तभी उसका शोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अर्थात अंश से संबंधित पूर्ण राशि मांग ली गई हो तो अंशधारियों ने इसका भुगतान भी कर दिया हो। नेक्स्ट है, यदि अधिमान अंश आंशिक प्रदत्त हो और संचालक मंडल उनका शोधन करना चाहता है तो यह आवश्यक है कि पहले उन अंशों पर नए मांगी गई राशि मांग कर उनको पुनः प्रदत्त किया जाए। यानी ऐसे अधिमान अंश जो पार्शियली पेडअप है और उनकी राशि बकाया है, तो संचालक मंडल ये डिसीजन करता है कि उनका शोधन करने से पहले जो भी राशि बकाया है उनको मांग कर कंप्लीट कर उनको फुली पेडअप किया जाए, तभी उनका शोधन किया जा सकता है। यदि कंपनी अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, यानी अब जैसा कि निर्गमन पढ़ चुके हैं कि निर्गमन आपका एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। और इसी तरीके से आपका जो शोधन है वो भी तीनों तरीके से किया जा सकता है। यदि कंपनी अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर कर रही है, किस पे कर रही है, अब प्रीमियम पर करेगी तो स्वाभाविक कंपनी के लिए एक तरह से लॉसेज होगा। शोधन प्रीमियम पर कर रही है तो शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था शोधन से पूर्व करनी होगी। यानी जैसे 10 रुपए का शेयर है, आप 12 देना कंपनी को 10 रुपए था लेकिन 12 रुपए दे रही है शेयर होल्डर को, तो अब 2 रुपए एक्स्ट्रा जो जा रहा है तो उसकी व्यवस्था कंपनी को रिडम्पशन से पूर्व उसकी व्यवस्था करनी होगी। और व्यवस्था किससे करनी होगी, शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था सर्वप्रथम प्रतिभूति प्रीमियम खाते सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, जो निर्गमन पर जो राशि प्रीमियम की प्राप्त होती थी वो इसमें ट्रांसफर की जाती थी, किसमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। सर्वप्रथम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से की जाएगी। इस खाते का अगर कोई शेष नहीं है, अगर इस प्रकार से कोई खाता न है तो अन्य जो भी कैपिटल गेन्स है इन पूंजीगत लाभों में से इस प्रीमियम को राइट ऑफ किया जाएगा। यदि पूंजीगत लाभ भी अवेलेबल नहीं है तो आयगत लाभों में से इस राशि का यूज किया जाएगा। यानी सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का करेंगे, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो पूंजीगत लाभों से उसका यूटिलाइज करेंगे। अगर पूंजीगत लाभ भी अवेलेबल नहीं है तो जो आपका आयगत लाभ है, जैसे P&L अकाउंट का जो शेष होता है, शेयर शेष है, उससे इसको राइट ऑफ करने का कार्य किया जाएगा। इसकी व्यवस्था करने पर अब क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट खोला जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट खोला जाएगा। ये विषय ध्यान रखना है, प्रीमियम की व्यवस्था करने पर एक नया अकाउंट खोला जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अकाउंट यहाँ पे खोला जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 नंबर का पॉइंट देखें तो अधिमान अंशों का शोधन यानी प्रेफरेंस शेयर का शोधन कंपनी के उन लाभों में से किया जा सकेगा जो लाभांश के लिए उपलब्ध हैं और अथवा शोधन के उद्देश्य से नए अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि में से किया जा सकता है। यानी शोधन सिर्फ और सिर्फ उन लाभों में से किया जा सकता है, पहले से प्रोविजन बनाया जाता है कि इन लाभों में से अधिमान अंशों का शोधन किया जाएगा, या इसके अलावा नए अंश जारी करके भी अधिमान अंशों का शोधन किया जा सकता है कि नए अंशों से जो राशि प्राप्त होती है उससे उन अंशों को शोधन में उस राशि का यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है 4th नंबर पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी। तो अधिमान अंशों के शोधन की मूल राशि यदि लाभों में से ली जाती है, क्या कह रहा है, यानी अधिमान अंशों के शोधन की मूल राशि अगर लाभों में से ली जाती है तो ऐसे अंशों के अंकित मूल्य के बराबर, यानी जितनी राशि, जैसे 5,000 रुपए की राशि उदाहरण तौर पर ली जा रही है, तो ऐसी 5,000 रुपए की राशि यानी अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते में, किसमें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी अनिवार्य होगी, किसमें, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। जितनी राशि लाभों से ली जा रही है उतनी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना अनिवार्य होता है। इस खाते के शेष को, यानी जो CRR का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, तो इस खाते के शेष को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, किसमें, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में, रिजर्व एंड सरप्लस, किसमें, संचय एवं आदि के रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। इस खाते के शेष को निम्न 2 कार्यों में उपयोग लिया जा सकता है। यानी जो CRR है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसका यूटिलाइज 2 प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। यानी CRR पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, वो देखें। सर्वप्रथम अंशधारियों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करने में, यानी
जो अंशधारी है उनको फुली पेड अप बोनस अंश कौन से है, यानी बोनस अंश निर्गमित करने में इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। किसका, किस खाते का, CRR का। नेक्स्ट है पूंजी कटौती योजना लागू करने में, यानी जो पूंजी कटौती योजना है उसको लागू करने में CRR का यूज किया जा सकता है। सिर्फ 2 उद्देश्यों के लिए इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट आता है प्रैक्टिकल में, देखते हैं अब आपका अधिमान अंशों के शोधन की विधियां कौन कौन सी है, यानी अधिमान अंशों का शोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सामान्यतः जो अधिमान अंशों का शोधन किया जाता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है, 4 प्रकार से। एक तो है लाभों में जो शोधन। अब लाभों में शोधन करेंगे तो आपका आय पूंजीगत लाभ होगा, पूंजीगत लाभ नहीं तो आयगत लाभों से कर देंगे। इसके अलावा अगर दूसरी विधि है नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन। अगर ये लाभ नहीं है या कंपनी नए अंशों को निर्गमन करती है, उनसे जो राशि प्राप्त होती है उनसे उनका शोधन कर देगी। इसके अलावा आंशिक रूप से लाभों और एवं आंशिक रूप से नए अंशों द्वारा निर्गमन शोधन द्वारा, यानी दोनों विधियों से आंशिक रूप से लाभों से कर सकती है और आंशिक रूप से नए अंशों को जारी करके भी इनका शोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंश परिवर्तन द्वारा शोधन। लास्ट विधि है अंश परिवर्तन द्वारा शोधन। अब इनको 1 बाय 1 देखेंगे, यानी लाभों में शोधन देखेंगे, फिर नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन के बारे में बात करेंगे, फिर आंशिक रूप से लाभों में नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन के बारे में बात करेंगे, और लास्टली बात करेंगे अंश परिवर्तन द्वारा शोधन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इन जो भी मेथड्स है इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्टली देखते हैं फ्रेंड्स लाभों में से शोधन, यानी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो लाभों में शोधन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन से प्रोविजंस को ध्यान में रखना है अपन को, वो देखते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान रखना विशेष आपको। यदि कंपनी लाभों में से अधिमान अंशों का शोधन करना चाहे तो ऐसे लाभ आयगत लाभ, यानी कौन से आयगत लाभ या लाभांश के वितरण योग्य लाभ ही हो सकते हैं। ये लाभ निम्न है, यानी एक तरह से आयगत लाभ होने चाहिए और लाभांश के वितरण योग्य लाभ होंगे, तभी इनका शोधन किया जाएगा, इस राशि को यूटिलाइज किया जाएगा। अब ये कौन कौन से होंगे, तो 7 प्रकार के हैं, इनको देखें। एक तो होता है लाभ हानि खाते का जमा सेशन, पेंडल अकाउंट का शेयर शेष का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल रिजर्व बनाए गए हैं कंपनी में उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा रिजर्व फंड का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस फंड का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा लाभांश सामान्यकरण कोष है या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का यूटिलाइज किया जा सकता है रिडम्पशन के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड का यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा विनियोग छूट संचय यानी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उपरोक्त 7 प्रकार के जो बता रखे हैं तो इनका यूज करके अधिमान अंशों का शोधन किया जा सकता है। अब इसमें नोट एक टिप्पणी है, टिप्पणी क्या बता रखी है, यानी प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। इसके अलावा अंशरण खाता है, अंशरण खाते का शेष, समामेलन से पूर्व का लाभ, पूंजीगत संचय, पूंजी शोधन संचय एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी आदि पूंजीगत लाभ माने जाते हैं, एक तरह से कैपिटल गेन होते हैं। तो ये लाभ लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। ये विशेष ध्यान रखना कौन कौन से सिक्योरिटीज प्रीमियम है, अंशरण खाता है, समामेलन से पूर्व के लाभ है, पूंजीगत संचय है, पूंजी शोधन संचय यानी CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक्सेट्रा पूंजीगत लाभ माने जाते हैं। तो ये लाभ लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें शोधन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि लाभों में से शोधन किया जाता है तो अंशों के अंकित मूल्य के बराबर, अगर लाभों में शोधन करते हैं तो अंशों के अंकित मूल्य के बराबर है, जितनी राशि का यूटिलाइज किया गया है उतनी राशि ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी पूंजी शोधन संचय कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी आवश्यक होती है। यह खाता पूंजी का ही प्रतिनिधित्व करता है जिससे पूंजी में कमी नहीं होती है, इस कारण से इस खाते को ओपन किया जाता है। दूसरी विधि है, पहली विधि देख चुके हैं लाभों में शोधन के बारे में। सेकंड आपके नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन, किसके द्वारा, नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन है। तो नए अंश समता अंश या अधिमान अंश कोई भी हो सकता है, यानी इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, लेकिन ऋण पत्रों के निर्गमन से अधिमान अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। ये एक विशेष इंपोर्टेंट है, यानी जो अधिमान अंशों का शोधन किया जाएगा तो नए अंश जारी करेंगे, चाहे वो समता अंश हो चाहे आपका अधिमान अंश हो, उसे जो राशि प्राप्त होती है उसे अधिमान अंशों का शोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी द्वारा नए या ऋण पत्रों के निर्गमन से जो राशि प्राप्त होती है तो उस राशि से कभी भी अधिमान अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है, यह विशेष ध्यान रखना। इससे ऋण पत्रों की राशि से अधिमान अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इस विधि में कंपनी शोधन अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर है, यानी इस विधि में, किस विधि में, नए अंशों के निर्गमन पर, इस विधि में कंपनी शोध्य अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर नए अंशों का निर्गमन करती है। इससे यानी जितने भी अंशों का शोधन होगा तो उतने ही क्षमता या अधिमान अंशों का निर्गमन करेगी, क्योंकि उसे पूंजी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इस कोई तरलता में कमी नहीं होगी। इससे न तो कंपनी की अंश पूंजी में कमी होती है और न ही उसकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, केवल अंश पूंजी की संरचना में परिवर्तन होता है। केवल अंश पूंजी की जो संरचना होती है उसी में यहाँ पे चेंजिंग किया जाएगा और किसी प्रकार का कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है शोधन हेतु नए अंशों का निर्गमन। अगर शोधन हेतु जो नए अंश जारी किए जाते हैं उनका निर्गमन
सममूल्य पर एट पार पर भी किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है और डिस्काउंट पर भी। किसी भी तीनों स्थितियों में इनका निर्गमन किया जा सकता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शोधन हेतु नए अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया क्या होती है। अब शोधन करेंगे तो नए अंशों को निर्गमन मार्केट में करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगी वो देखते हैं अपन। तो यदि नए अंश सममूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं, अगर इनको सममूल्य पर निर्गमित करते हैं तो नए निर्गमित अंशों का अंकित मूल्य शोधनीय अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है, यदि नए अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, प्रीमियम पर करते हैं, तो भी निर्गमित अंशों का अंकित मूल्य शोधनीय अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होना चाहिए। प्रीमियम की राशि को ध्यान में यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखा जाता है। अब ठीक है, नेक्स्ट स्थिति है बट्टे के बारे में बात करें तो यदि नए अंशों का निर्गमन बट्टे पर हुआ है, यदि नए अंशों का निर्गमन बट्टे पर हुआ है तो नए अंशों पर प्राप्त राशि यानी अंकित मूल्य माइनस बट्टा, जैसे अंकित मूल्य 100 का है, बट्टा 10 का दिया, 90 हो गया, तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा शोधनीय अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होना चाहिए, यानी इनके अंकित मूल्य के बराबर ये भी होना चाहिए। नोट देगा टिप्पणी इसमें, नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन में पूंजी शोधन संचय यानी CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के निर्माण की कोई प्रविष्टि यहाँ पे नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है, नए अंशों के निर्गमन द्वारा जो शोधन किया जाता है उसके रिगार्डिंग पूंजी शोधन संचय खाते के निर्माण की यहाँ भी किसी प्रकार से कोई एंट्री नहीं करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आंशिक रूप से लाभों एवं थर्ड विधि है, आंशिक रूप से लाभों एवं नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन है। तो उपरोक्त जो भी विधियां देख चुके हैं फर्स्ट और सेकंड, उसका मेलजोल यहाँ पे आ जाएगा, मिक्स में आ जाएगा, यानी उपरोक्त विधि फर्स्ट सेकंड की प्रक्रिया के अनुसार होगी। लास्ट प्रोसेस आपकी अंश परिवर्तन द्वारा शोधन यानी रिडम्पशन बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। तो अंश परिवर्तन द्वारा शोधन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखें इसको, यदि कंपनी अंतर्नियम यानी कंपनी जो अंतर्नियम है अगर अनुमति देते हैं तो अधिमान अंशों का शोधन क्षमता अंशों में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अगर कंपनी के अंतर्नियम यानी अंतर्नियम में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए तभी यह कार्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यदि कंपनी के अंतर्नियम अनुमति दे तो अधिमान अंशों का शोधन क्षमता अंशों में परिवर्तन द्वारा भी किया जा सकता है, यानी अधिमान अंशों को क्षमता अंशों में परिवर्तन करके भी इनका शोधन किया जा सकता है। परिवर्तन पर जारी किए जाने वाले क्षमता अंश सममूल्य पर भी हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी हो सकते हैं, बट्टे में भी किसी भी प्रकार से इनका निर्गमन किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो यह होगी। सेकंड है, सर्वप्रथम शोधन पर देय राशि में निर्गमित किए जाने वाले क्षमता अंशों का निर्गमन मूल्य, यानी यहाँ पे प्रीमियम को तो जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ेगा, प्रीमियम को जोड़ा जाएगा, प्रॉफिट और बट्टा को घटाया जाएगा क्योंकि माइनस लॉसेज है, का भाग देकर अंशों की संख्या यहाँ पे याद की जाती है, तत्प्रत्याश परिवर्तन की प्रविष्टि की जाती है, यानी प्रीमियम को जोड़ देंगे, बट्टा को माइनस कर देंगे और जो भी फिर भाग देकर अंशों की संख्या यहाँ पे याद कर ली जाती है। नेक्स्ट है, इस विधि में पूंजी शोधन संचय में कोई राशि ट्रांसफर नहीं की जाती है, यानी जो विधि उपरोक्त आपके अंशों द्वारा परिवर्तन में, इस विधि में शोधन में किसी प्रकार इस विधि में पूंजी शोधन संचय में कोई भी राशि ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं की जाती है। यदि अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी प्रपंच शेयर का शोधन करते हैं तो अधिमान अंशों का शोधन अगर प्रीमियम पर किया जाता है तो प्रीमियम की व्यवस्था करने की प्रविष्टि यहाँ पे करनी होगी, प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे तो यहाँ पे प्रविष्टि करना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट अधिमान अंशों के शोधन की लेखा परीक्षा देखते हैं, अब बेसिक देखते हैं, अब लेखा परीक्षा करेंगे किस प्रकार से होगी। पहले एंट्री देखते हैं फिर इनका प्रैक्टिकल देखेंगे। अधिमान अंशों के शोधन पर विभिन्न विधियों में निम्नानुसार परीक्षा की जाती है। अब तो व्यवहार जनरल प्रविष्टि विशेष है। फर्स्ट है, आंशिक प्रदत्त शोध्य अधिमान अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाना, यानी जो भी पार्सली जो अनपेड या फुली पेडअप जो शेयर नहीं है अंश है, यानी एक तरह से उनसे पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई है तो उनको पहले शोधन करने से पहले उनको फुली पेडअप बनाना होगा, तो उसमें एंट्री हो जाएगी। मांग देय होने पर एंट्री होगी। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी, यानी बिंग फाइनल कॉल ड्यू मांग राशि प्राप्त होते बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल हो जाएगी। सभी विधियों में समान रूप से अधिमान अंश आंशिक प्रदत्त हो, इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। सेकंड है, यदि शोधन लाभों में से हो तो शोधित अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि CRR, जैसे बात कर चुके हैं, अगर लाभों में से करेंगे तो जितने अंकित मूल्य के बराबर राशि है वो CRR में ट्रांसफर कर देंगे तो उसमें एंट्री हो जाएगी। जनरल रिजर्व या पेंडल अकाउंट या इसके अलावा रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट, यानी किसका यूज कर रहे हैं, जनरल का करे जनरल हो जाएगा, पेंडल का करे पेंडल हो जाएगा, रेवेन्यू करे रेवेन्यू का डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो भी राशि यूटिलाइज की गई वो राशि यहाँ पे CRR में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड एंट्री है, शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने पर, यानी शोधन पर अगर प्रीमियम की व्यवस्था की जाती है, सर्वप्रथम प्रीमियम की व्यवस्था प्रतिभूति प्रीमियम खाते से करेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इसके बाद राशि कम होता है आयगत लाभों में से इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे, फिर जनरल रिजर्व से करेंगे, फिर अगर वहाँ वो भी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस से कर देंगे, तो अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी। सभी विधियों में समान रूप से हम शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट है नए अंशों का निर्गमन। इन अंशों पर संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर ही ली जाती है। अब नए अंशों का निर्गमन करते हैं तो एक मुश्त राशि यहाँ पे आवेदन पर ली जाती है, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी। अगर समूल्य पर निर्गमन की दशा होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे राशि को, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल हो जाएगा। सिर्फ नए अंशों के निर्गमन पर दो प्रविष्टियों के स्थान पर एक मिश्रित प्रविष्टि की जा सकती है, तो किस प्रकार से हो जाएगी, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के स्थान पर सिर्फ एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रीमियम पर बहुत ऊपर तो बात की थी, समूल्य पर सेकंड स्थिति है प्रीमियम पर निर्गमन की दशा में। अगर प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं तो एंट्री होगी फर्स्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा, एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर सेकंड एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगी, यानी एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हो जाएगा। फिर अगर बट्टे पर निर्गमन करते हैं तो बट्टा स्वाभाविक लॉसेज एक तरीके से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा, जो भी बट्टा माइनस करके राशि प्राप्त हो जाएगी, और इसको शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, क्योंकि डेबिट कर देंगे लॉसेज है तो शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके 5th नंबर की अधिमान अंशों के शोधन पर अधिमान अंशों का शोधन सममूल्य या प्रीमियम पर किया जा सकता है, तो उस संबंध में एंट्री करेंगे। अगर सममूल्य पर शोधन कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। दो प्रविष्टियों के स्थान में एक मिश्रित प्रविष्टि कर सकते हैं, अलग अलग दो एंट्री होगी तो ऐसे होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी एंट्री हो जाएगा, दूसरी एंट्री है इसमें टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीमियम पर शोधन करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, एक तरह से लॉसेज हो गया तो डेबिट कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो जाएगा। और अगर मिश्रित एंट्री करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट कर देंगे। 3rd नंबर की स्थिति है अंशों में अगर परिवर्तन के माध्यम से एंट्री करेंगे, यानी समतांशों में परिवर्तन करते हैं, तो यदि प्रीमियम पर अधिमान अंशों का शोधन हो तो एंट्री होगी आपकी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी एंट्री इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, यानी प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर को अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्टेड कर देंगे तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। यहाँ क्या बता रखा है कि यदि समतांश प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए तो दूसरी प्रविष्टि में सिक्योरिटीज प्रीमियम की ओर जमा किया जाएगा। यदि समतांश बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरह से लॉसेज कंपनी को हो रहा है। नेक्स्ट इसमें यदि सममूल्य पर अधिमान शोधनीय है, अगर सममूल्य पर करते हैं तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस समझ में एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट हो जाएगा, यानी बिंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन है। और दूसरी एंट्री के बारे में बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, यानी इसको प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्टेड करेंगे तो इस संबंध में आपकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन देख चुके हैं पहले तो रिडेम्पशन क्या होता है, फिर अभी बाई बैक का आपका आया नहीं है, यानी इस टॉपिक में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो रिडेम्पशन और एक बाई बैक। तो अभी रिडेम्पशन की बात की है, जो पहले तो रिडेम्पशन का मीनिंग देखा था, और फिर रिडेम्पशन क्या होता है, किस प्रकार से रिडेम्पशन किया जाता है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कितने वर्षों में रिडेम्पशन करना होता है, रिडेम्पशन सममूल्य प्रीमियम और बट्टे तीनों पर किया जा सकता है। फिर कौन कौन सी विधियां हैं, तो आपकी 4 विधियां हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। एक तो नए अंशों के निर्गमन द्वारा, लाभों में से या दोनों विधियों से, या समता अंशों में परिवर्तन के द्वारा, और उसके अलावा जो भी बेसिक प्रोविजन है उसके बारे में बात हो चुकी है, और जो जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाएगी उनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में बाईबैक के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपका जो रिडेम्पशन वाला चैप्टर है एंट्रीज पढ़ी है, तो उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे, और उसके बाद में बाईबैक के बारे में बात करेंगे, एंड पुनर्खरीद के बारे में बात करेंगे, और पुनर्खरीद के जो भी कंडीशंस है, जो प्रोविजंस है एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।